नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीटी एजुकेशन। तो आज है हमारा सेशन नंबर 50 और आज का टॉपिक है हमारा राइज ऑफ गांधी जी। तो आज हम बात करेंगे कुछ इतिहास के ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड रहेगा आपका, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, लीडर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स से। तो बेसिकली आज जो टॉपिक है वो पूरा इतिहास ओरिएंटेड है, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। साथ ही साथ गांधी जी के साथ साथ एक और एमिनेंट पर्सनैलिटी है जिनका आज बर्थडे है, जिन्हें हमें भूलना भी नहीं चाहिए और जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और उनका नाम है स्वर्गीय माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इन दोनों महापुरुषों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। राइट, इन दोनों का जो योगदान है भारत को बनाने में, भारत के विजन में, वो बिल्कुल सराहनीय है, अकल्पनीय है। राइट, आगे बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50 सेशंस ऑफ लर्निंग। तो 50 सेशन हमने लर्निंग के पूरे कर लिए हैं, आपने और मैंने मिल के 50 सेशन पूरे किए हैं। राइट, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। क्या थे वो 50 सेशन, मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट। ये रहे वो टॉपिक्स जो हमने सारे कवर अप किए हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं। इंडियन सिटीजनशिप, एसटीजी इंडिया इंडेक्स, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, फंडामेंटल राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, फंडामेंटल राइट, इंडिया रिपोर्ट, डिजिटल एजुकेशन, इंटरनेशनल टाइगर डे, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, बैटल ऑफ रेजिंग लॉ, उसके बाद फंडामेंटल राइट, ईडब्ल्यूएस कोटा, मंडल कमीशन, मिशन अभ्यास, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यूपीएससी, फंडामेंटल राइट, इलेक्शन पैंडेमिक, पॉपुलेशन डायनामिक्स, फर्स्ट सोलर टेक्नोलॉजी समिट, जम्मू एंड कश्मीर, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिजिटल लाइफ इंडेक्स, क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बेसिकली, यूएस चाइना टेक वॉर, टेलीकॉम वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट, क्वेश्चन आर एंड जीरो आर, फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट रूल, रिट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू डीएनओ लॉज एंड इट्स चैलेंजेस, मिशन अभ्यास, आफ्सफा, डीपीएसपी, स्क्रैमजेट्स, इंडेक्स रैंक रिपोर्ट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, national and international initiatives, president of India, creative destruction in employment, mission abhyas 3, economics of happiness, president of India, president versus governor, covid impact on children and union council of ministers. राइट, तो ये जो पूरा जो टॉपिक है जो हमने कवर अप किया है, ये 3 भागों में विभाजित है। आपका जो पहला सेगमेंट बनता है वो है स्टैटिक पोर्शन पॉलिटी का, जो आपने मेरे साथ अभी तक कवर अप किया है। उसके बाद जो आपका जो दूसरा पोर्शन बनता है वो है करंट अफेयर का। राइट, और उसके बाद जो तीसरा पोर्शन बनता है वो है एमसीक्यूज का। तो काफी सारे एमसीक्यूज भी मैं आपको करा चुका हूं। राइट, मोर देन 100 एमसीक्यूज मैंने आपको करा दिए हैं। तो इसी तरीके से हम आगे चलते रहेंगे और ये गाड़ी अपनी ऐसे ही चलाते रहेंगे। राइट, सो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। राइट, आगे चलते हैं, गांधी जी के ऊपर बात करेंगे। गांधी जी अर्ली करियर, तो इनका जो शुरुआती दौर था करियर का कैसा था, पढ़ते हैं। आज बिल्कुल गांधी जी को एकदम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, राइज ऑफ गांधी जी तक ही हम बात करेंगे आज। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में विद्रोह हुआ था, राइजिंग हुई थी, अपराइजिंग हुई थी, म्यूटिनी सिपाही की, म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज। तो 1857 की क्रांति के बाद 12 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ। तो गांधी जी जब जन्मे तब भारत एक गुलाम देश था, और गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो भारत कैसा देश था? भारत एक आजाद देश था। राइट, तो उन्होंने वो पूरा वेव देखा है गुलामी से लेके आजादी तक का। राइट, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। ही वॉज बोर्न इन मिडिल क्लास फैमिली। हिज फादर वॉज दीवान ऑफ पोरबंदर, बेसिकली कह सकते हैं एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर थे। दीवान को एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था पुराने सिस्टम में। पुतली बाई जो कि गांधी जी की माता जी थी, वॉज अ सेंटली कैरेक्टर, जेंटल एंड डिवोट एंड लेफ्ट अ डीप इंप्रेशन ऑन हर सन्स माइंड। तो यहाँ पे इंप्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे इंप्रेशन आएगा, लिटिल बिट टाइपिंग मिस्टेक। राइट, उसके बाद हिज फादर डाइड इन 1885। 1885 में उनके पिता की मृत्यु हुई। एक चीज मैं आपको और बता दूं, गांधी जी का जो खुद विवाह था वो खुद चाइल्ड मैरिज हुआ था। 13 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ था, और कस्तूरबाई भी उतनी ही की थी। 13 साल की ही उनकी उम्र थी, तो वो चाइल्ड मैरिज भी उन्होंने देखा। राइट, तो उनके जो पिताजी थे 1885 में जब वो गुजरे
तो उनको बोला गया, किसी रिलेटिव ने बोला कि अगर आपको अपने फादर की स्टेट सर्विस में अगर प्लेस चाहिए तो सबसे बेटर रहेगा कि आप एक बैरिस्टर बन जाए। तो उन्होंने इस आइडिया को तुरंत अपना लिया और उन्होंने कहा यस मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा यू हैव टू गो फॉर इंग्लैंड फॉर बिकमिंग अ बैरिस्टर। कहा ओके जाएंगे हम। तो जो उनकी माता जी थी वो उनको जाने से मना कर रही थी, क्योंकि होता क्या था मैं आपको बताऊं, पहले के टाइम में 1857 के अगर समय की हम बातें करें, 1857 से यानी 19वीं सदी का जो अंतिम काल था, 1857 से लेके 19वीं सदी तक का, इसके बीच अगर कोई भी बंदा, कोई भी भारतीय दूसरे देश जाके भ्रमण करता था तो उसे एक तरीके का पाप माना जाता था। समुद्र पार करना एक तरीके का पाप माना जाता था, राइट। इसीलिए जो भारतीय ब्रिटिश की सेना में शामिल हुए थे तो वो क्या करते थे कि वो ब्रिटिश लोग तो कई जगह वॉर लड़ रहे थे पूरे वर्ल्ड में। कभी बर्मा वॉर लड़ रहे हैं, कभी नेपाल में लड़ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, तो कभी फ्रांस में लड़ रहे हैं, यूरोप के तरफ लड़ रहे हैं। तो यहाँ से वो बंदे यानी अपनी सेना को भेजते थे, तो जो इंडियन मैन उनकी सेना में थे वो भी जाते थे। तो जब वो वापस लौट के अपने गांव आते थे तो उनका बॉयकॉट होता था, उनको समाज में रखा नहीं जाता था। उनको ये माना जाता था कि तुम पापी हो चुके हो, क्योंकि तुमने 7 समुद्र पार किया है, वहां के पता नहीं तुमने क्या क्या खाया होगा, कैसे तुम रहे होगे, तुम्हें पाप लग चुका है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो ये सब तरीके की बातें की जाती थी। तो यही इफेक्ट गांधी जी की माता जी पे भी था। तो गांधी जी की माता जी ने उन्हें मना किया कि तुम नहीं जाओगे, वो माने नहीं। तो बाद में फिर उनको कसम दी गई कि यू हैव टू अवॉइड 3 थिंग्स, वाइन, वुमेन एंड मीट। तो जब आप ये 3 चीजें अवॉइड करोगे तो मैं जाने दूंगी। यू हैव टू अवॉइड इट फॉर 3 years इन इंग्लैंड। तो गांधी जी बोले ठीक है, तो वो गए। When he returned to India, he got an offer from Dada Abdullah and company to proceed to South Africa on their behalf to instruct their counsel in a lawsuit in 1893। तो बेसिकली क्या हुआ, जब वो कंप्लीट करके आ गए तो वापस भारत आए तो काम प्रैक्टिस करने लगे अपने, पहले राजकोट में की, फिर बॉम्बे चले गए। तो इनके बारे में कहा यह जाता था कि जब ये कोर्ट में दलील पेश करते थे तो ये सही से बोल नहीं पाते थे, सही तरीके से आर्गुमेंट नहीं रख पाते थे, तो इसलिए इनको कोई केस मिलता नहीं था। तो लकीली इनको एक केस मिला दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से कि आप साउथ अफ्रीका जाएं उनके बिहाफ पर और वहां पे काउंसिल को जाके कुछ इंस्ट्रक्ट करें। तो ये वहां गए। When Gandhi ji left for Pretoria, that was the capital of Transvaal. When his presence was needed in connection with lawsuit, a first class ticket was purchased for him by his client। तो बेसिकली पीटर्सबर्ग में उतरे थे, जोहान्सबर्ग में उतरे थे। उसके बाद इनको प्रिटोरिया जाना था। प्रिटोरिया के में जाते वक्त रास्ते में एक आता है स्टेशन मैरिट्सबर्ग, जो कि नेटल की कैपिटल है। तो रात के 9 बजे जब ट्रेन वहां पहुंची तो एक पैसेंजर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये कलर्ड पर्सन हमारे कंपार्टमेंट में क्या कर रहा है, व्हाइट सुप्रीमिस्ट, राइट। तो जिस तरीके से ये भी एक हिस्ट्री का एक ट्रेंड रहा है कि हिस्ट्री में जो व्हाइट पीपल होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा अच्छा माना गया है, ब्लैक पीपल को थोड़ा बुरा माना गया है। तो इस तरीके के एक सिस्टम क्रिएट है हिस्ट्री के अंदर, देखने को मिलता है कहीं कहीं जगह। कुछ पन्नों को अगर आप अच्छे से पलटे तो ये आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली जो उनको बोला गया कि ये कलर्ड मैन यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको हटाया जाए, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भैया आप शिफ्ट हो जाइए 3rd क्लास कंपार्टमेंट में। तो वो बोले कि वाई, आई हैव द टिकट ऑफ 1st क्लास एंड आई हैव माई राइट। तो वो माने नहीं। तो वो जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर एक कांस्टेबल आया एंड ही थ्रैश्ड हिम आउट। तो उनका लगेज वगेज भी सब ले लिया गया अथॉरिटी के द्वारा। तो ठंड की रात थी, वो वहीं पे बैठे रहे वेटिंग रूम में स्टेशन के और सोचते रहे कि शुड आई फाइट फॉर माई राइट्स और गो बैक टू इंडिया। तो काफी सारी किताबों में या फिर अगर आप खुद उनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ें तो उसमें ये सारी बातें लिखी गई है कि यही वो एक चेंजिंग मोमेंट था उनके लाइफ का। यहां से बिल्कुल वो उनका एक जो लाइफ की जो दिशा थी वो एकदम से बदल गई, राइट। इसमें एक और बात मैं बता दूं कि गांधी जी ने एक चीज और कही थी कि अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो आप इंसान नहीं है। गांधी जी ने ये भी कहा था, गांधी जी ने कहा था अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो आप इंसान नहीं है, बिकॉज गुस्सा जो है वो आपका एक इमोशन है और ये आप में होना ही चाहिए। गुस्सा आना और गुस्सा दिखाना ये 2 अलग बातें हैं। तो गुस्सा आना तो आपका ह्यूमन नेचर है, वो तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन आपको उसे दिखाना नहीं चाहिए।
यू हैव टू चैनलाइज योर एंगर प्रॉपरली। तो आप अपने गुस्से को सही तरीके से चैनलाइज करें। ये किसका कहना था? ये गांधी जी का कहना था। So Gandhiji political career began with struggle of Indians against racial discrimination in South Africa. Later on, this experience helped him leading India's national movement. तो बेसिकली क्या हुआ कि जिस लॉ सूट से गए थे वो काम तो हो गया, वो फटाफट हो गया था। वो एक महीने में वापस आने भी वाले थे, तो एक दिन सेलिब्रेशन का टाइम था, सेलिब्रेशन कर रहे थे वो फेयरवेल। तो उनसे बोला गया कि अब तो मैं जा रहा हूँ इंडिया वापस, मेरा काम तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो एकदम से फिर एक नया कानून वहां पे आया। क्या वो कानून था देखेंगे अभी आगे। और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप एक महीना और रुक जाइए, और वो उनकी रिक्वेस्ट पे एक महीना और रुक गए, यानी अपने कलीग्स जो भी उनके साथ और लॉयर्स थे उनके रिक्वेस्ट पे एक महीना और रुक गए, और वो एक महीना 20 साल में तब्दील हो गया। राइट, समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से हिस्ट्री लिखी जाती है, इतिहास। आगे बढ़ते हैं। 4 मेजर लर्निंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से 4 मेजर लर्निंग्स क्या क्या थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज पैरामाउंट इन इंडियाज फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। अगर ब्रिटिश को हराना है तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए भगत सिंह ने भी यही किया। भगत सिंह ने भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे पूरा जोर दिया। ब्रिटिश वर अ वेरी सुपीरियर मिलिट्री पावर एंड दे कांट बी फॉट अगेंस्ट वायलेंस। ये उन्होंने बॉयर वॉर में देख लिया था, जब आर्मी के कॉप्स बनाए गए थे जिनके लीडर गांधी जी ही थे। तब वो वहां पे समझ गए थे कि ब्रिटिश जो है वो मिलिट्रीली या फिर वायलेंस के तौर पे ब्रिटिशर्स को नहीं हरा सकते हैं। अगर हम वायलेंस करेंगे तो ये हमें मार देंगे। तो इसलिए जो उनकी जो टूल था, जो वेपन था उनका नॉन वायलेंस का, वो बहुत ही कमाल का था। क्योंकि एक तरफ आउटसाइड ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे वो तो लड़ रहे थे वायलेंस, वहां पे गन फाइटिंग चल रही है, बॉम्बिंग्स हो रही हैं, और जब वो भारत आते थे तो यहाँ पे ये नॉन वायलेंस, मैं हाथ ही नहीं उठाऊंगा। तो वो बिल्कुल ब्रिटिश जो है बिल्कुल पागल से हो गए थे कि यार क्या करें, एक तरफ तो गन से लड़ रहे हैं, एक तरफ इन पे गोली भी नहीं चला सकते क्योंकि ये हमें मार ही नहीं रहे, हम पे अटैक ही नहीं कर रहे किसी तरीके से। राइट, क्योंकि रिएक्शन कब आएगा? रिएक्शन तब आएगा ना जब आप कोई एक्शन दोगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिकली। तो यहाँ गांधी जी कहते थे भाई एक्शन ही नहीं लेना है, चुपचाप बैठे रहो और हंगर स्ट्राइक करो, राइट, आंदोलन करो, पिकेटिंग करो, नॉन वायलेंस पिकेटिंग। उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज एंड दैट्स व्हाई ही एम्फसाइज सो मच ऑन हिंदुस्तानी। क्योंकि जब वो वापस भारत में आए थे, कब आए थे? 9 जनवरी 1915। उसको किस डे में मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो वो जब आए थे तो उन्होंने, जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, जो उनके पॉलिटिकल गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो गोखले साहब थे उन्होंने, वो उनके पॉलिटिकल गुरु थे। तो गांधी जी ने इनसे एक बात कही कि मैं पहले 1 साल पूरे भारत घूमूंगा, सो आई विल ओपन माई आईज एंड शट माई माउथ फॉर 1 ईयर। मैं देखूंगा यहाँ पे क्या है। तो जब उन्होंने देखा समझा तो समझ गए कि नाउ इंडिया नीड्स द कॉमन लैंग्वेज टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। आई बस समझ में। इसके बाद एट टाइम्स इट्स वेरी नेसेसरी टू टेक डिसीजंस टू विच मासेस मे नॉट एग्री। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े जिससे जो बहुत शायद बहुतायत में जो लोग हैं वो आपसे डिसएग्री करे, इस बात पे आपको ना माने। तो लीडरशिप में तो ये भी एक क्वालिटी की कभी कभार आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो लोगों को लगे कि यार ये क्या है, ये तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद साउथ अफ्रीका पॉलिश्ड हिज स्किल्स, सत्याग्रह और अहिंसा, जहां पे, क्योंकि वहां पे उनकी लेबोरेटरी पहले तैयार हुई थी। उस लेबोरेटरी का नाम क्या था? उस लेबोरेटरी का नाम था टॉल्स्टॉय फार्म। तो टॉल्स्टॉय फार्म नामक वो लेबोरेटरी थी जिसमें सत्याग्रह और अहिंसा को प्रिपेयर किया गया, पॉलिश किया गया, विच लेड द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बाद 1904 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। अ बिल विच पास्ड बाय नेटल लेजिस्लेचर विच डिसएनफ्रेंचाइज द इंडियंस। यही वो बिल था। कौन सा बिल था? जो नेटल लेजिस्लेचर ने पास किया था टू डिसएनफ्रेंचाइज द इंडियंस। जब वो अपनी फेयरवेल पार्टी कर रहे थे इंडिया वापस आने के लिए, तब एक बिल उनके पास आया और वो रातों रात जो फेयरवेल पार्टी थी वो एक्शन कमेटी में तब्दील हो गई। वो सब एक्शन कमेटी बन गई कि उन्होंने सबको बोला कि ये बिल बहुत ही खतरनाक है, इसका हर तरीके से विरोध करना चाहिए, इसे हर तरीके से रोकना होगा। द ईयर फ्रॉम 1894 टू 1906 कंसीडर्ड एज अ पैसिव रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? पैसिव रेजिस्टेंस। ही ऑल्सो एडवोकेटेड दैट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका शुड हेल्प द ब्रिटिश इन देयर वॉर एफर्ट्स। याद कीजिए ये वाला, एट टाइम्स इट्स वेरी नेसेसरी टू टेक डिसीजंस टू व्हिच मासेस मे नॉट एग्री। यहां से समझ में आता है
जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में भारतीयों को कहा कि आपको ब्रिटिशर्स के उनके वॉर एफर्ट्स में हेल्प करनी चाहिए, तो जो उनके मास जो वहां पे सपोर्टर्स थे, जो फॉलोवर्स थे, कह रहे हैं ये गांधी जी क्या बोल रहे हैं, राइट। हेंस नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स वाज फॉर्म्ड इन 1900। ऑब्जेक्टिव वाज टू हेल्प ब्रिटिश ड्यूरिंग बोअर वॉर। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इनेक्टेड लेजिस्लेशन विच मेड इट कंपल्सरी फॉर एशियंस टू टेक आउट सर्टिफिकेट्स फॉर रजिस्ट्रेशंस विच वुड कैरी देयर फिंगरप्रिंट्स। बेसिकली इस एक्ट का नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1907, जो गांधी जी ने बोला दैट इज अ ब्लैक एक्ट। दिस इरोडेड गांधी जी फेथ इन द फेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश। और गांधी जी यहीं से समझ गए कि ये जो ब्रिटिश है ये बहुत ही चालाक है, ताकतवर भी है और धूर्त किस्म का इंसान है, अपनी बातें मानता ही नहीं है, राइट। अंडर एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड जनरल स्मर्ट्स अकॉर्डिंग टू विच द इंडियंस वुड रजिस्टर्ड वॉलंटरली एंड लॉज वाज रिपील्ड, बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन द लॉ वाज इनेक्टेड अगेन। तो बेसिकली क्या था कि इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट में वहां के जो लोग थे उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था, वहां पे जो रजिस्ट्रेशन होता था वो उनको उनके फिंगरप्रिंट से देना था, जिसका विरोध किया गांधी जी ने। अब गांधी जी ने जब विरोध किया तो वहां पे जो उनके इंचार्ज थे जनरल स्मर्ट्स, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भारतीय वॉलंटरली आके अपने आप को रजिस्टर करेगा मैं ये कानून हटा दूंगा, ये दिस लॉ विल बी रिपील्ड फॉर देम। तो गांधी जी सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आता हूं सबसे पहले। तो एक पठान करके इंसान थे जिनको बुरा लगा, उन्होंने कहा कि यार नहीं, दूसरे नहीं कर रहे, तुम आगे क्यों जा रहे हो, तुम तो अभी इनके खिलाफ थे, फिर तुरंत इनके साथ हो जाते हो एकदम से। तो वो नहीं माने, गांधी जी फिर भी गए, तो उनको फिर अच्छे से धोया गया, मतलब उनको पीटा गया पठान साहब ने, और उनके ग्रुप ने उनको खूब मारा। और जब वो होश में आए तो उन्होंने फिर बोला, गुहार की कि जिन्होंने मुझे मारा है उसको उनको रिलीज कर दिया जाए, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो क्रिएट कर दी जाती हैं। तो दैट इज द मतलब, क्योंकि गांधी जी अपने ओपोनेंट पे पूरी तरीके से विश्वास करते थे। गांधी जी का कहना था कि अपने ओपोनेंट पे हर तरीके से विश्वास करो। गांधी जी organized a mass meeting where Indians burned their registration certificates. This agitation continued till 1911. In Natal, a law was passed to restrict Indian immigration. Supreme Court declared an order that if a marriage had not done according to Christian rituals, then it would not count as a legal marriage. तो उसके बाद सबसे पहले तो आपका जो वहां पे जो मसला था वो था डिसएनफ्रेंचाइज द इंडियंस। उसके बाद फिर एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1907 जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और तीसरा फिर ये मैटर आ गया कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास कर दिया कि अगर किसी की भी शादी क्रिश्चियन तौर तरीकों से नहीं होगी तो वो उसको लीगल मैरिज मानेंगे ही नहीं। तो ड्यू टू, क्योंकि बेसिकली इमिग्रेशन को रोकना था, तो बेसिकली ये कानून लाया गया था। ड्यू टू दिस एजिटेशन बिकम वाइड स्प्रेड, movement was joined by workers and women including the wife of Gandhiji, that is Kasturbai. Finally judgment was taken back and Gandhi ji was freed from jail. तो ये जो जजमेंट था वापस लिया गया, गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। जब गांधी जी, फिर गोखले साहब भी साउथ अफ्रीका में आ चुके थे जिन्होंने उनको इंग्लैंड बुलाया था और फिर इंग्लैंड से उनको भारत आना था। तो जब वो वापस वहां से जा रहे थे तो उन्होंने एक पेयर ऑफ सैंडल जनरल स्मर्ट्स को गिफ्ट किया, जो कि उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म में खुद बनाया। तो बेसिकली टॉलस्टॉय जो फॉर्म था वो सत्याग्रहियों का था, जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, जितने भी सरकार के खिलाफ थे, वहां पे उनको रख के और उनको सही तरीके से नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अहिंसा, इन सब की बातें बताई जाती थी और लोग वहां पे खुद काम भी करते थे। तो सैनिटेशन भी वहां पे खुद करते थे, क्योंकि सैनिटेशन एक गांधी जी का बहुत ही बड़ा जो खुद उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट रहा है सैनिटेशन, स्वच्छ भारत। इसलिए आप देखेंगे स्वच्छ भारत में गांधी जी की ही फोटो है। तो उन्होंने जनरल स्मर्ट्स को एक पेयर ऑफ सैंडल दिया और बोला कि अब मैं यहां से जा रहा हूं तो अलविदा। 25 साल बाद जनरल स्मर्ट्स ने कुछ लिखा उनके लिए। उन्होंने लिखा, आई हैव worn these sandals for many a summer since then, even though I may feel that I am not worthy to stand in the shoes of so a great a man. तो ये लिखना था, ये कहना था जनरल स्मर्ट्स का, जो उनके ओपोनेंट थे साउथ अफ्रीका में, राइट। सो गांधी जी एग्जैक्टली नो हाउ टू मोल्ड, हाउ टू बेंड हिज देयर ओपोनेंट्स। इसके बाद गांधी जी इन इंडिया, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917। तो गांधी जी जब भारत में आए तो ये था चंपारण सत्याग्रह। क्या था? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी इन द फ्रीडम स्ट्रगल। याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला इनका सिविल, क्योंकि इनके ऑर्डर भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा, कॉल्ड बाय या परसुएडेड बाय राजकुमार शुक्ला एन इंडिगो कल्टिवेटर, गांधी वेंट टू चंपारण इन बिहार टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ फार्मर्स देयर। तो बेसिकली राजकुमार शुक्ला के कहने पे वो आए थे बिहार में
चंपारण में। द फार्मर्स वर सफरिंग अंडर द हैवी टैक्सेस एंड एन एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम, तीन कठिया सिस्टम जिसे कहा जाता था, हैवी टैक्सेस थे। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स अंडर द तीन कठिया सिस्टम। गांधी अराइव्ड इन चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द मैटर बट वाज नॉट परमिटेड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज टू डू सो। तो जब वो आए जब आए तो सब जगह फिर बातें फैल गई कि कोई महात्मा आए हैं, बहुत उनके नाम है, बहुत उनके चर्चे हैं। तो गांव गांव से किसान जो थे, किसान भाई सारे उठ के आके उनको देखने के लिए, तो इतनी भीड़ लग गई तो ब्रिटिश को लगा कि यार कुछ खतरनाक है ये बंदा, तो उन्होंने उनको जो है इन्वेस्टिगेट ही नहीं करने दिया, मैटर परमिट ही नहीं दिया। ही वॉज आस्क्ड टू लीव द प्लेस बट ही रिफ्यूज्ड। गांधी जी जैसे हम जानते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो रिबेलियन भी थे, हठी भी थे एक तरीके से। ही वॉज एबल टू गैदर सपोर्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड मासेस। तो किसानों और मासेस से सपोर्ट को गैदर करने के लिए पूरी तरीके से वो सक्षम थे। उनके पीछे पीछे पूरा भारत चल पड़ता था, यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। When he appeared in court in response to a summons, almost 2000 locals accompanied him. तो जब वो कोर्ट में गए तो 2000 लोग, पूरी भीड़ आ गई जब उनके खिलाफ केस चल रहा था। तो जो जज था उन्होंने बिना कुछ कही में छोड़ दो यार इस बंदे को, वरना तो यहाँ तो मासाकर हो जाएगा अगर इनको कुछ हमने कर दिया तो, छोड़ो इनको, राइट। उसके बाद द केस अगेंस्ट हिम वाज ड्रॉप्ड एंड ही वाज अलाउड टू कंडक्ट द इंक्वायरी। तो उनके खिलाफ जो केस था वो ड्रॉप किया गया और इंक्वायरी बिठाई गई, और उस इंक्वायरी के जो मेंबर थे वो गांधी जी भी थे। आफ्टर पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्लांटर्स एंड लैंडहोल्डर्स लेड बाय द गांधी, द गवर्नमेंट एग्रीड टू अबॉलिश एक्सप्लॉइटेटिव तीन कठिया सिस्टम। The peasants also received a part of money extracted from them as compensation. Champaran struggle is called the first experiment of satyagrah by Gandhi ji. It was during this time that Gandhi was given the names Bapu and Mahatma by the people. तो महात्मा की तो उपाधि उनको खैर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। तो ये वो पूरा समय था चंपारण सत्याग्रह 1917, याद रखिएगा। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 was a year of failed crops in Kheda district of Gujarat due to droughts। तो उसके कारण, सूखे के कारण जो है गुजरात के कई जिलों के में उनमें से एक जिला खेड़ा भी था, तो फसल सारी खराब हो गई। एज पर लॉ द फार्मर्स वर एंटाइटल्ड टू रिमिशन इफ द प्रोड्यूस वाज लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द नॉर्मल आउटपुट, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड एनी रिमिशन फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंडर गांधी's guidance led the farmers in protest against the collection of taxes in the wake of famine. People from all castes and ethnicities of the district lent their support to the movement. The protest was peaceful and people showed remarkable courage even in the face of adversities like confiscation of personal property and arrest. Finally, the authorities gave in and gave some concessions to the farmers. तो बेसिकली इस तरीके से अहिंसा सत्याग्रह, इस तरीके से वो लोगों को अपने सामने, यानी उन लोगों के दिलों में जगह बनाते थे, एक तरीके से कह लीजिए अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पे। तो ये खेड़ा सत्याग्रह था, याद रखिएगा। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफी योगदान था गांधी जी के गाइडेंस में, और इस पे एक बहुत अच्छी मूवी भी है, और उस मूवी का नाम है, जो सरदार पटेल के लाइफ पे है, उस मूवी का नाम है सरदार। अगर आपको कभी फुर्सत मिले तो देख लीजिएगा, सरदार इज द मूवी, बहुत बढ़िया मूवी है। इसके बाद आगे चलते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या हुआ, गांधी जी used satyagrah and hunger strike for the first time during an industrial dispute between the owners and workers of a cotton mill in Ahmedabad। तो जो वो अनशन करते थे, हंगर स्ट्राइक करते थे, तो वहां जो सबसे पहले जो उनके दिमाग में आइडिया आया वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में आया। क्योंकि इसलिए आया क्योंकि उन्होंने वर्कर्स को बोल दिया कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, नॉन वायलेंस के तौर पे कीजिए। लेकिन क्या था कि वर्कर्स को पैसे नहीं मिल रहे थे, उनको वो काफी ज्यादा भूखे हो चुके थे, वो काफी ज्यादा गरीब हो चुके थे। तो जब गरीबी और भूख आती है तो लोग एक दफे को नॉन वायलेंस त्याग ही देते हैं, वो फिर कुछ भी करेंगे लास्ट में आके, लास्ट मोमेंट पे आके। तो वायलेंस, तो गांधी जी को जब लगा कि यार ये अब तो ये सिस्टम, तो ये स्ट्राइक तो अब वायलेंट हो जाएगा, तो वो फिर बीच में आए, कूद पड़े, और उन्होंने बोला कि नाउ अब तक मैं भी हंगर स्ट्राइक पे जा रहा हूँ, मैं भी तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इनकी चीज नहीं मिल जाती। तो ये गांधी जी थे, उन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक किया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। The owners wanted to withdraw the plague bonus to the workers while the workers were demanding a hike of 35% in their wages. During the peaceful strike led by Gandhi, he underwent a hunger strike.
द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वॉज सक्सेसफुल एंड द वर्कर्स वर ग्रांटेड द वेज हाइक दे वांटेड। तो ये भी सक्सेसफुल रहा। तो 3 बैक टू बैक जो उनके काम थे वो सक्सेसफुल रहे। चंपारण सत्याग्रह की हो, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो, और जिससे उनको काफी ज्यादा एक गेन मिला, एक बूस्ट मिला इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और यही समय था जब भारत में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, यही समय था एनी बेसेंट और तिलक द्वारा होम रूल मूवमेंट चल रहा था, और फिर एकदम से गांधी जी पिक्चर में आ जाते हैं। तो दैट्स वाई आज का जो टॉपिक है उसका नाम रखा गया है राइज ऑफ गांधी जी। आपको आई बस समझ में। और ये कुछ न्यूज़पेपर्स हैं उनके द्वारा लिखे हुए, ये उनकी पब्लिकेशंस हैं। तो उन्होंने बेसिकली 4 तरीके के पेपर्स छापे थे। इंडियन ओपिनियन जब साउथ अफ्रीका में थे, नवजीवन, हरिजन सेवक और यंग इंडिया। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये यंग इंडिया है, हरिजन सेवक है, नवजीवन है और इंडियन ओपिनियन है। उसके बाद बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, तो ये 2 खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा भी गया है। हिंद स्वराज रिटन बाय गांधी जी और एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो ये भी गांधी जी द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, इनको कैसर ए हिंद भी कहा जाता है, कैसर ए हिंद, ये भी आप याद रखिएगा। गांधी जी बहुत ही फेवरेट टॉपिक हैं, यूपीएससी के भी क्वेश्चन आते ही आते हैं इनके ऊपर। 7 डेंजर्स टू ह्यूमन वर्च्यू। तो जो एक ह्यूमन का जो वर्च्यू होता है, उसकी जो अच्छी चीजें होती हैं, उसके जो अच्छे गुण होते हैं, उस पर जो खतरा होता है, वो 7 खतरे कौन से हैं? वेल्थ विदाउट वर्क, काम नहीं किया लेकिन धन है, तो ये खतरा है। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिजनेस विदाउट ह्यूमैनिटी, विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस एंड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। तो ये है 7 डेंजर्स टू ह्यूमन वर्च्यू। लास्ट वाला शायद आज के टाइम में काफी रेलिवेंट हो, लेट्स होप नहीं भी हो। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताएं। गांधी जी पे हमने, राइज ऑफ गांधी जी तक हमने बात की है कि वो कैसे भारत में सफल रहे और कैसे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी को उन्होंने यहाँ पे एक बूस्ट किया। उसके बाद फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, राइट, उसके बाद फिर सॉल्ट मार्च आया। तो बहुत सारे फिर आगे की भी बातें हैं, वो हम बाद में किसी और सेशन में करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एक एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर। सेशन को लाइक जरूर करें और हंसते रहें, पढ़ते रहें। नमस्ते, जय हिंद।